से प्रकृति और पुरुष आकर महत बनाते हैं और फिर अहंकार बनाते हैं, चित्त बनाते हैं, बुद्धि बनाते हैं, मन बनाते हैं, इंद्रियां बनाते हैं और फिर पंच तन मात्राएं बनाते हैं और उसके बाद पंच महाभूत बनाते हैं। मतलब ऊपर से जब सोल आती है तो नीचे आते आते वो पंच महाभूत की एक कवरिंग में लिपट जाती है और एक आवरण अ, ऊपर होता है और अंदर हमारी वो चमकती हुई आत्मा होती है। ये तो हो गया ऊपर से नीचे की तरफ। इसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड कॉजेशन। और लेकिन जब हम धरती पे आ जाते हैं भौतिक शरीर में, और भौतिक शरीर के बाद जब हम इस समाज में शिक्षाएं प्राप्त करते हैं तो फिर हम उसको बोलते हैं अपवर्ड कोजेशन। अपवर्ड कोजेशन का मतलब होता है कि पहले हमने मन को जाना, पहले हमने अपने उस भौतिक शरीर को जाना, यानी कि पंच महाभूत को जाना। तो पंच महाभूत, हमें पता है कि हम पांच तत्वों से बने हुए हैं, जिसमें पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है और आकाश है। हमें ये समझ होती है, लेकिन हम सोल को एक तरफ कर देते हैं, अंतःकरण को एक तरफ कर देते हैं। चित्त का हमें नहीं पता होता, हमें बुद्धि का पता नहीं होता, लेकिन हमें ये पता होता है कि ये हमारा भौतिक शरीर है। तो जब भौतिक शरीर के साथ साथ हमारे चारों तरफ जो हमारा कर्म क्षेत्र है, कर्म बीज है, जो हमने पढ़ा कि हम जैसे जैसे काम करते हैं वो बोते हैं, कुछ न कुछ अपनी अपनी हम कर्म करते हैं, क्रियाएं करते हैं, तो उससे हमारा मन और कर्म का निर्माण होना शुरू हो जाता है। जैसे एक बच्चा बड़ा होता है, तो जैसे जैसे वो बड़ा होगा तो चारों तरफ के जो परिवार के सदस्य हैं उसको अपनी अपनी तरीके से वो समझाते हैं, बताते हैं, नहीं बेटा बड़ा होकर ये बनना, नहीं आपको ये करना है, आपको ऐसे नहीं करना है। तो वो जो भी शिक्षाएं जो बच्चा लेता है चारों तरफ के परिवार के सदस्यों से, वो उसके दिमाग में घुसने लगती है। अब वो जैसे जैसे दिमाग में जाती है उसका मन का निर्माण होने लगता है। वहां पे ना बुद्धि का कोई रोल है, अभी ना चित्त का कोई रोल है, ना अंतःकरण का रोल है, ना महत का रोल है। अब उसको यही नहीं पता होता कि महत क्या चीज है, क्योंकि जब ऊपर से हम डाउनवर्ड पोजीशन में आते हैं, सोल के ऊपर छोटी छोटी कवरिंग्स होती हैं, जैसे तमस रजस सत्व की, ये सारे कवरिंग है। कवरिंग का मतलब ये होता है कि हम ऊपर से जब नीचे की तरफ आते हैं तो एक बियॉन्ड टाइम से हम विद इन टाइम के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जैसे जैसे हमारी ट्रेवलिंग होती है, जैसे बहुत ऊंचे चले जाएं तो वहां पे ऑक्सीजन नहीं होती, जैसे लद्दाख जाते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है क्योंकि बहुत ऊंचे जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे नीचे आते हैं तो ऑक्सीजन हमें मिलने लगती है। सेम ऐसे ही जो सोल ट्रेवल करके नीचे की तरफ आती है, तो हमारे ही इस पूरे ब्रह्मांड के आवरणों में जब प्रवेश करती है तो वो उस उसका आवरण ओढ़ लेती है। जैसे ऊपर से आई तो प्रकृति और पुरुष, फिर और नीचे आई तो महत मिला, महत में उसको एक विजडम मिल गई, फिर और नीचे आई तो उसको एक अहंकार की एक शीप मिल गई, फिर और नीचे आई तो उसके अंदर चित्त भी आ गया, फिर और नीचे आई तो बुद्धि भी आ गई, और नीचे आई तो मन आ गए, और नीचे आई तो ये भौतिक जो भूलोक है इसमें आई तो पंच तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण हो गया। अब पंच तत्व के शरीर के रूप में हम मन को समझने लगे, और मन को समझते समझते धीरे धीरे हमारी बुद्धि डेवलप होने लगी। तो एक बच्चा, दो बच्चे जो अपने परिवार में है, कोई बच्चा किसी तरह का बुद्धि रखता है, कोई बच्चा किसी तरह की बुद्धि रखता है। तो बुद्धि कर्म अनुसारणी, कोई बच्चे की एक लाइफ इनकारनेशन है जिसमें वो कुछ सीखने के लिए आया है, दूसरा बच्चा है उसकी लाइफ इनकारनेशन में वो कुछ और सीखने के लिए आया है। अब ये चीजें हमें समझ नहीं आती कि उसकी बुद्धि इतनी
इंटेलिजेंट कैसे है, दूसरा बच्चा थोड़ा उस चीज में पढ़ाई में अगर कमजोर है तो वो कैसे है। क्योंकि हमें ये सारे 24 तत्वों का पता ही नहीं होता, और हमें ब्रह्मांड के जो नियम हैं, वो सिद्धांत हैं जो ब्रह्मांड के, उनका भी नहीं पता होता। तो हम बच्चे को अपने अकॉर्डिंग ही अ, उनको समझाते हैं, अपने अकॉर्डिंग ही उनके सामने पेश आते हैं। तो एक हो गया ऊपर से नीचे की तरफ आना, उसको बोलते हैं डाउनवर्ड पोजीशन बोलते हैं। जो जितने भी वेद पुराण उपनिषद लिखे गए वो डाउनवर्ड पोजीशन में लिखे गए। और क्योंकि जिसके पास दर्शन होता है, यानी कि अंतःकरण होता है, अंतर्दर्शन होता है, जो थर्ड आई से पुस्तकें लिखी जाती हैं वो डाउनवर्ड पोजीशन में लिखी जाती है। लेकिन जो साइंस है, जो साइंटिस्ट है, जो वैज्ञानिक है, वो अपवर्ड पोजीशन में किताबें लिखते हैं। अपवर्ड पोजीशन का मतलब ये हो गया कि अब मन विकसित हुआ, बुद्धि विकसित हुई, कुछ उनको संस्कार समझ आए, चित्त विकसित होने लगा, इंप्रेशंस आने लगे, तो फिर वो अपने हिसाब से वो किताबें लिखते हैं। जैसे इंटरप्रिटेशंस करना, जैसे इंटरप्रिटेशंस वो होती हैं, अब बुद्धि जितनी लगेगी, जितना मन होगा उतनी बुद्धि लगेगी, उसके बाद वो उन किताबों का उसी प्रकार से इंटरप्रिटेशंस करेगा। जैसे मैं एक किताब पढ़ रही थी, शतपथ ब्राह्मण। तो शतपथ ब्राह्मण में एक आता है कि जहाँ पे यज्ञ कर्म होते हैं, तो जो यज्ञ कर्म होते हैं उसमें हमें आहुति देनी होती है। तो जब आहुति देते हैं तो कहते हैं कि इसकी आहुति जैसे बलि देनी होती है, आहुति बलि देना, सुहाग कहना, इसका मतलब कि हम सब कुछ अपना खाली करके आग की इस अग्नि के मुख में डाल रहे हैं, ताकि हम फिर से एक नए बन जाएं, ताकि हम सिर्फ आत्मा की तरह चमकते रहें। अब जी वहां पे जिसने उसका इंटरप्रिटेशन वहां पे कर रखा था आहुति का और बलि का, वहां पे लिख रखा था कि अश्वमेध मेघ आदि की बलि देना। तो अब अगर मेरे जैसा जिसको, जो अज्ञानी है, वो सोचेगा अच्छा, अश्व का मतलब तो घोड़ा होता है, तो घोड़ों की बलि दी जाएगी। जैसे अभी हम घोड़ों की बलि देते हैं, बकरों की बलि देते हैं ना। तो ये मिस इंटरप्रेट शब्दों को किया गया, और फिर हमारे उस संस्कृत से उस हिंदी में उतार दिया गया। तो वहां पे लिखा कि घोड़ों की बलि दी जाए, लेकिन वहां पे तो अश्वत्थ लिखा है। अश्वत्थ का मतलब होता है पीपल का पेड़। पीपल के पेड़ की लकड़ी गिरती है, पत्ते गिरते हैं, तो उन उनकी बलि का मतलब कि उनके माध्यम से हम आहुति देते हैं, यज्ञ कर्म करते हैं। तो ये हो गया हमारा अपवर्ड पोजीशन, कि जब हम मिस इंटरप्रेट करते हैं चीजों को, क्योंकि हमारा जितना मन का विकास हुआ, बुद्धि का विकास हुआ, जितना हमारा चित्त चित्त बनता है, उसी के हिसाब से हम उन शब्दों का मिस इंटरप्रिटेशन करके और फिर हम पुस्तकें लिख देते हैं। कहीं पे वैज्ञानिक, जैसे अभी मेरी बात चल रही थी कि जैसे हम कॉन्शियसनेस के ऊपर हमारी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वो कॉन्शियसनेस को, यानी कि चेतना को अ, दूसरे तरीके से समझते हैं। जैसे अ, अभी एरिजोना जाने का प्रोग्राम था हम लोगों का, तो वहाँ पे कॉन्शियसनेस के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो अभी कैंसिल हो गई है वॉर की वजह से। तो हमें यूएसए जाना था। तो उसमें एक पेपर हमने सबमिट किया कि जो कॉन्शियसनेस होती है, स्टॉर्ट हेमरॉफ एक बहुत बड़े एनेस्थेटिस्ट हैं, जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्शियसनेस में ही वहाँ पे काम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब हम कोई बेहोशी की दवाई देते हैं, जैसे हमारी सर्जरीज होती हैं, तो जब बेहोशी की दवाई देते हैं तो फिर कॉन्शियसनेस कहाँ जाती है, तब हम बिल्कुल मतलब हम हमारी चेतना एक तरफ हो जाती है। अब अ, लेकिन चेतना एक तरफ होती है तभी तो हमारे ऑपरेशंस होते हैं, है ना। ये तो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो चेतना एक तरफ नहीं होती, मन और इंद्रियां एक तरफ होती है। क्योंकि चेतना तो कहीं मरती ही नहीं, चेतना तो इटरनल है।
चेतना तो सब जगह फैली हुई है, चेतना तो रोम रोम में है। तो अब हम जैसे जैसे हमारा मन, हमारी एक्सपेरिमेंट, हमारे जो जो हम अनुसंधान करते हैं, तो उससे हमारे मन का विकास होता है। बुद्धि बुद्धि बनती है। बुद्धि के बाद हमारा चित्त बनता है। अच्छा, इस तरीके से होता है। तो वहां पे अलग अलग देशों से स्पीकर आकर ये बताएंगे कि कॉन्शियसनेस क्या होती है। तो मैंने अपना जो पेपर ऐड किया था, उसमें मैंने कोरिलेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस का किया था, कि जिसमें ये बताया गया था कि कॉन्शियसनेस तो हमेशा विद्यमान रहती है, लेकिन उसके साथ जो हमारा महत है, जो उसके साथ हमारा अहंकार है, जो उसके साथ हमारा चित्त है, मन है, वो काम करता है। तो जब हम एनेस्थीसिया देते हैं, तो हमारे उस कॉन्शियसनेस की लेयर्स में से हमारे मन, इंद्रियां, ये सब एक तरफ हो जाता है, जिससे हमारा ऑपरेशन होते हैं, हमारे ऑपरेशंस होते हैं। मतलब इतना गहरा है ये सब्जेक्ट कि हम उस चेतना को ये नहीं कह सकते कि वो एक अलग हो गई, है ना। तो जैसे जैसे इसके ऊपर वर्क होता है, तो ये अपवर्ड पोजीशन हो गया। अपवर्ड पोजीशन का मतलब हो गया कि हम अपने इस धरती पे आके स्कूल के माध्यम से, एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से ना, तब हम हमारे मन से बुद्धि का विकास हुआ। बुद्धि के विकास से फिर हमारा चित्त, मेमोरीज बनी, और मेमोरीज बनने के बाद फिर एक अहंकार बनता है। अहंकार का मतलब होता है कि जो हमने कल चर्चा की कि हमारी सेल्फ आइडेंटिटी या मी। अब मान लो मैंने एक इन्वेंशन किया, मैंने कहा कि इस तरीके से होता है, एक इन्वेंट किया, तो मैं मेरे अंदर अ, हम जब किसी साइंटिस्ट की बात करते हैं तो हम कहते हैं देखो उस साइंटिस्ट ने ऐसे इन्वेंट किया, है ना। जैसे आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चल रहे हैं, तो हम सीधा नाम लेते हैं कि उन्होंने इस इलेक्ट्रिक व्हीकल की इन्वेंशन की, है ना, टेस्ला। तो अब टेस्ला कौन थे, टेस्ला की बायोग्राफी क्या थी, तो ये एक उनका एक अहंकार, यानी कि उनकी आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी में अब टेस्ला को अगर आपने पढ़ा हो, निकोलस टेस्ला को, तो आप उनकी बायोग्राफी में देखेंगे कि उनके अंदर जो उनकी सेल्फ आइडेंटिटी है वो ऑटोमेटिकली वो प्रदर्शित होती है, दिखती है कि वो किस प्रकार के व्यक्ति थे, क्या उनका लाइफस्टाइल था, किस प्रकार से वो काम करते थे, है ना, और किस प्रकार से उन्होंने उसका इन्वेंशन किया। तो ये जो अहंकार बनता है, हम उस ईगो की बात नहीं कर रहे जो अभी, जो हम जर्नल भाषा में ईगो समझते हैं, ये वो ईगो नहीं है। यहाँ पे वो अहंकार है जो जिससे हमारी आइडेंटिटी बनती है, मी सेंटर्डनेस आती है। जब मी सेंटर्डनेस आती है तब हम उस ईगो की बात करते हैं। तो अहंकार क्या हुआ कि हम सब अब इस दुनिया में जो भी जीव है, वो एक अहंकार के साथ ही जन्म लेता है, यानी कि उसकी एक आइडेंटिटी होती है। जैसे आम की अनेक वैरायटी है, आम का पेड़ है, तो आम का एक अपना सेल्फ आइडेंटिटी है। कोई पेड़ का फल मीठा है, कोई पेड़ का फल खट्टा है, कोई पेड़ का फल का शेप, आम की शेप अलग है, किसी की शेप अलग है। तो हम ये कहेंगे नहीं नहीं ये तो चूसा है ना, सेल्फ आइडेंटिटी हो गई, ये तो चूसे का है ना। ऐसे ही हम इस तरीके से हम हमारी जो सेल्फ आइडेंटिटीज हैं उसको हम अहंकार, अब अहंकार बना कैसे, हमारे मन से, बुद्धि से, चित्त से, तब वो अहंकार की आइडेंटिटी होती है, अहंकार बनता है। तो धीरे धीरे ये जब बच्चा बड़ा होता है, तो ये सारी चीजें धीरे धीरे उसके अंदर निर्माण होते होते तब वो हमें बच्चे का पता लग जाता है। अब कई ऐसे हम जो क्रिमिनल्स को देखते हैं, आज भी हम अगर उस वॉर को देखें, तो जो वॉर के जो हेड हैं आज की डेट में, उससे क्या हमें उनकी सेल्फ आइडेंटिटी पता नहीं लगती किस तरह के लोग हैं वो। हम भले ही उनके पास कभी नहीं रहे, है ना, कभी हम उनके पास कभी गए नहीं, उनके बारे में कभी पढ़ा नहीं, लेकिन आज जो वॉर हो रही है,
ना, यूएस की, इराक, ईरान। तो इससे हमें ये तो पता लग रहा है कि वो जो व्यक्ति हैं, जो मेन हेड हैं, उनका किस प्रकार की आइडेंटिटी है, हमें खूब पता लगता है। तो ये आइडेंटिटी कैसे बनी? कैसे बनी? मन से, बुद्धि से, और उनके चित्त के साथ अहंकार उनका निर्माण हो गया। और सबसे ऊपर आता है हमारा अंतःकरण। अब उस उनको ग्रेट माइंड या हम महत की आवाज ही नहीं आती, क्योंकि वो उससे, उस कॉन्शियसनेस से बहुत परे जा चुके हैं, बहुत परे चले गए हैं। तो इस प्रकार से ये जो हमारा अ, अंतःकरण है, ये इस तरीके से उनका हमारा निर्माण होता है। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। एक तरफ आप ये पिक्चर देख रहे हैं ना, ये पिक्चर जो है, ये, इसमें आप देखेंगे फिजिकल है, वाइटल है, मेंटल और सुप्रामेंटल और ब्लिस, जो हम पंच कोश बोलते हैं। पंच में कोश, कोश है ये। कोश का मतलब क्या होता है कि संग्रह करके रखना, जैसे हमने कंद की बात की थी, कोश होते हैं। मतलब हमारे अंदर एक ज्ञान का भंडार है, कोश है, अलग अलग। डाइजेस्टिव सिस्टम फिजिकल बॉडी में एक अलग तरह की अपनी इंफॉर्मेशन रखता है, ज्ञान रखता है। ऐसी सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। हमारे भौतिक शरीर ही इतना बड़ा है कि सालों से हम भौतिक शरीर को पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है फिजिकल बॉडी के अंदर, मतलब हमारा जो अन्नमय कोश है ना। अब अन्नमय कोश के ऊपर तो सिर्फ चीजें प्रकट होती हैं। मतलब क्वांटम साइंस ये कहती है कि शरीर में सिर्फ आपके ऊपर, भौतिक शरीर में आपके ऊपर चीजें प्रकट होती हैं, रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव है आपका भौतिक शरीर। लेकिन सारा कुछ जो घटनाएं घटती हैं आपकी, वो अंदर के शरीरों में घटती है। भौतिक शरीर तो आपको सिर्फ कर्म क्षेत्र में डालता है, यानी कि जैसे बोलते हैं कि बहिर्कर्म अंतर्गुण, अंतर्गुण भगवत गीता में बोलते हैं कि अंदर के गुण जैसे होंगे वैसा ही आपका बहिर्कर्म, यानी कि आपका भौतिक शरीर प्रकट करता है। तो अब फिजिकल बॉडी को तो हमें इतना समझना है कि ये तो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव है हमारी अंदर के सूक्ष्म शरीरों। तो जैसे जैसे अंदर घटनाएं घटती हैं, वैसे वैसे हमारा भौतिक शरीर प्रकट कर देता है। जैसे अंदर हमारी फीलिंग अच्छी नहीं है, तो अंदर फीलिंग अच्छी नहीं है, तो ये वाइटल बॉडी का पार्ट है। मैं इसे अगली स्लाइड दिखाती हूँ, फिर हमें ये और अच्छा समझ आएगा। जो हमारे कार्ल जंग, एक साइकेट्रिस्ट हुए, साइकोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने ये चार वर्ड, यानी कि जो हमारी फिजिकल बॉडी है, वाइटल बॉडी है, मेंटल बॉडी है, सुप्रामेंटल बॉडी, इनके चार ट्रेड्स दे दिए, यानी कि टाइपोलॉजी, जो हमारी करेक्टरिस्टिक दी कि जो फिजिकल बॉडी है वो सेंसिंग है, सेंस करता है ना। जैसे हम बोलते हैं कि तुझे कॉमन सेंस नहीं है, सेंस नहीं है आपको, है ना। सेंसरी सिस्टम से जुड़ा हुआ है हमारा ये। जो वाइटल बॉडी, यानी कि जो प्राणमय कोश है, वो हमारा फीलिंग से जुड़ा हुआ है। फीलिंग्स होती है, फीलिंग्स का सारा भंडार, सारा कोश, जो हमारा प्राणमय कोश के पास अगर कोई खजाना है तो हमारी फीलिंग्स का है। फिर मेंटल बॉडी है, यानी कि हमारा मनोमय कोश है, जिसमें हमारे विचार हैं, हमारी प्रवृत्तियां हैं, स्मृतियां हैं, ना हमारा एटीट्यूड है, ना हमारी एक दूसरे के साथ जो रिश्तों का संबंध है। ये सब चीजें हमारी मेंटल बॉडी के अंदर होती है। सुप्रामेंटल बॉडी होती है हमारी इंट्यूटिव, इंट्यूट करता है। जैसे कि जो हमारी कॉस्मिक इंटेलिजेंस, यानी कि महत, महत का रोल यहाँ पे, सुप्रामेंटल बात आ गई ना, सुपर माइंड हो गया, हायर माइंड हो गया। तो ये इंट्यूशन जो आती है, ये इंट्यूशन जो है हमारी सुप्रामेंटल बॉडी से आती है। तो अब हम एक बार फिर इस पिक्चर पे जाते हैं।
तो हमारी जो वाइटल बॉडी है, यानी कि जो प्राणमय शरीर है, इसके अंदर हमारी फीलिंग्स होती है, जो हमारी ब्रेथ के साथ, सांस के साथ साथ हमारी फीलिंग्स भी रहती है। जहाँ पे हमारा सांस प्राण चलता है, हमारी जैसी फीलिंग्स होती हैं, हमारे प्राण की डायरेक्शन वैसी ही हो जाती है। मन खुश नहीं है अंदर से, तो हमारा प्राण कैसा चलता है? जब हमारा मन खुश नहीं होता, डल हो जाते हैं हम बिल्कुल, प्राण की गति खत्म हो जाती है। प्राण की गति खत्म हुई तो जो चक्रास का सिस्टम है वो भी इसी में रहता है, उनके अंदर भी इफेक्ट आता है। जैसे डल हो गए, हम एक जगह बैठे रहे, उदास हैं, है ना, तो एक जगह बैठे हैं तो नीचे का मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र में गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। हमने एक्सेस खा लिया, ऐसे हमें पता ही नहीं है, फीलिंग के माध्यम से हम कभी कभी ज्यादा खा लेते हैं, फीलिंग के माध्यम से हम कभी कभी बिल्कुल नहीं खाते। नाराज होते हैं तो खाना ही अच्छा नहीं लगता, भूख नहीं लगती, तो हमारे मणिपुर चक्र के ऊपर भी इफेक्ट आएगा। मतलब प्राण में शरीर इतना बड़ा है, भौतिक शरीर तो हमें बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। और प्राण में कोश इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि उसके अंदर हमारे सब तरह के सॉफ्टवेयर फीलिंग्स के अंदर अंदर रिकॉर्ड होता रहता है, हमारी रिकॉर्डिंग्स होती हैं ना। और रिकॉर्डिंग्स भी हमारी, ये रिकॉर्डिंग जैसे अ, अब आज का दिन, आज का समय, आज के घंटे, आज का मिनट, वो सब हमारी रिकॉर्डिंग वाइटल बॉडी में हमारी फीलिंग्स की होती है। यानी कि हमारे जो कॉन्शियसनेस की जो चदरें बिछी हुई हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, उसमें वाइटल बॉडी में वो चीजें अंदर जमा होती रहती है। फिर आती है हमारी मेंटल बॉडी। अब मेंटल बॉडी जो है वो यानी कि मनोमय कोश, मनोमय कोश का ही सारा हमारा खेल है हमारी जिंदगी का। ये उससे भी विकसित क्षेत्र है मनोमय कोश। उसमें हमारे अब जो बुद्धि है, मन है, चित्त है, ये सारी चीजें इसके अंदर रहती हैं। हमारी जो भी हैबिट्स हैं, हमारी कंडीशनिंग है, हमारा अहंकार है, ईगो है ना, किस प्रकार से हम, मतलब ये मैं हूँ, मतलब मैं का भाव आना कि सब्जी मैंने बनाई, अच्छी बनाई, मैंने दूसरे के लिए काम किया, मैं इसके लिए करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। हमारी जो सेल्फ आइडेंटिटी है, मैं की भावना जहाँ पे आ गई कि मैंने किया है, वहां पे मन का निर्माण होता है। मन बहुत बड़ा क्षेत्र है, मतलब वाइटल बॉडी से भी बड़ा मनोमय कोश है। तो मनोमय कोश में हमारा जो, हम आई एम का भाव, कि ये जो हमारा ईगो है, ईगो से ही हमारी सब चीजें निर्मित होती हैं, कि मैंने किस तरह का स्वरूप अपने आप को दिया, वैसे ही हमारी बॉडी रिप्रेजेंट करती है। आपने देखा होगा कि जैसे जैसे हम बड़ी उम्र के होते हैं तो हमारी ना एक फेस की शेप बनने लगती है, फेस ऑटोमेटिकली उसी शेप में आ जाता है। जैसे कभी कभी हम बहुत नाराज होते हैं, गुस्सा होते हैं, उदास होते हैं, लालची होते हैं, क्रोधी होते हैं, कामी होते हैं, तो उसी तरह का हमारा, जैसे जैसे एज बड़ी होती है वैसे वैसे हमारे फेस के एक्सप्रेशंस, हमारी बॉडी का जो एक्शंस हैं, वो सब उसी तरीके से ढलने लगते हैं, है ना। फिर हम कहते हैं कि बड़े होने के बाद कि ये व्यक्ति अब बदलेगा नहीं। हम बार बार बोलते हैं कि बुजुर्ग हो गए, अब इनको कहना बेकार है, इनको कुछ नहीं कहना चाहिए हमें, और कहना भी नहीं चाहिए अगर रियल सेंस में देखें, क्योंकि वो अपनी सारी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस के साथ अब इस तरह के वो बन चुके होते हैं, तो उनको कहने का कोई औचित्य नहीं बनता। तो हम, मतलब कहने का यहाँ पे इतना ही है कि हम, यहाँ पे लिखा है ईगो और सेल्फ आइडेंटिटी इज एन अवेयरनेस ऑफ मी एग्जिस्टिंग एज एन इंडिपेंडेंट यूनिट। तो हम एक इंडिपेंडेंट यूनिट के रूप में सबके सामने पेश आते हैं। ये मैं हूँ, मतलब मेरी आइडेंटिटी है। हम जैसे बोलते हैं कि माय नेम इज संगीता एंड सो, तो जब हम बोलते हैं तो मेरे अंदर वो मैं का भाव आ जाता है। तो वो ये जो अहंकार है, ये आइडेंटिटी है, ये हमारी छोटी छोटी हमारे कामों से, कर्मों से बनती है, हमारे छोटे छोटे एक्शन से बनती है। हम जैसा जैसा काम दिन भर में करते हैं, वैसी वैसी हमारी आइडेंटिटी, हमारा मनोमय कोश उसको स्टोर करता रहता है। और मनोमय कोश जैसे जैसे स्टोर करता है, वैसे वैसे हमारी वाइटल बॉडी, प्राणमय कोश
भी निर्माण करती रहती है। और प्राणमय कोश में जो निर्माण होता है हमारे चक्रास के अंदर, वो मैसेजेस जाते रहते हैं जो हमारे फिर फिजिकल बॉडी के ऊपर नर्वस सिस्टम के रूप में वो हमारे रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद फिर आती है हमारी सुप्रामेंटल बॉडी, जिसके अंदर, जिसको हम कॉजल बॉडी यानी कि कारण शरीर या विज्ञान में कोश बोलते हैं, जिसमें हमारी इंट्यूशंस होते हैं। जो हम हार्ट कोहेरेंस पढ़ रहे हैं वो हमारी सुप्रामेंटल बॉडी का पार्ट है, यानी कि जहाँ पे हमारी आत्मा की आवाज हमें सुनाई देती है। कभी कभी हमें इंट्यूट करते हैं, जैसे मेडिटेशन से ये सबसे बड़ा फायदा होता है कि हमें हमारी इंट्यूशंस, हमें हमारी आवाज सुनने लगती है हमारी, जहाँ पे हमारे गुण पड़े हुए होते हैं। आर्कीटाइप्स में बार बार बोलती हूँ, इनके हमारे अंदर के जो अंतर गुण है, जो अंदर पड़े हुए होते हैं, वो जागते हैं कि नहीं तुम्हें प्यार करना चाहिए, नहीं तुम्हें दूसरों से करुणा करनी चाहिए, नहीं तुम्हें केयर करनी चाहिए। अपने आप को भूलकर दूसरों के प्रति समर्पित होना सुप्रामेंटल बॉडी का पार्ट होता है, यानी कि जहाँ पे हमारी इंट्यूशंस होती है। हर एक के अंदर ब्रह्म दिखने लगता है, मम आत्मा सर्वभूतात्मा, ये इसी बॉडी का पार्ट होता है। ये उससे भी ज्यादा विशाल होती है। क्यों होती है? फिर हम जैसे जैसे सुप्रामेंटल बॉडी से ब्लिस बॉडी में आते हैं, उसके बाद फिर हमारी कॉस्मिक बॉडी बन जाती है। कॉस्मिक बॉडी और निर्वाणिक बॉडी वो होती है जहाँ पे हम, कॉस्मिक बॉडी वो होती है जहाँ पे हम होलनेस, यानी कि ये पेड़ भी मेरा, ये पत्ते भी मेरे, ये सूखा हुआ पत्ता भी मेरा, ये चींटी भी मेरी, सब कुछ मेरा, जहाँ पे हम ब्रह्म ऋषि बनते हैं कि ये सब मैं ही हूँ, ये सब मैं हूँ। अब मैं अपने आप में एग्जिस्ट नहीं करता, मैं हर पत्ते में, हर चींटी में, हर कीड़े मकोड़े में, हर जानवर में एग्जिस्ट करता हूँ। अगर गाय हमारे सामने से जा रही है, अगर वो दुखी है, तो मैं भी उस दुख को फील करता हूँ। ये मेरी सुप्रामेंटल बॉडी का पार्ट होता है। तब हम कॉस्मिक बॉडी की तरफ चलते हैं, जहाँ पे एंजल्स, अब मनुष्य के बाद कौन बनेंगे? हम एंजल्स बनेंगे। हम एंजल्स की भी बहुत सारी अलग अलग तरह की एंजल्स होती हैं। कोई किसी तरह का मदद करता है, कोई किसी तरह का मदद करता है। तो अब मनुष्य जन्म तक ही सीमित नहीं है। मनुष्य जन्म के बाद ही हम लाइट बॉडी, एनर्जी बॉडी में जाकर हम एंजेलिक फॉर्म में जाते हैं। तो अभी तो हमारी बहुत लंबी यात्रा है ना? तो ये लंबी लंबी यात्राओं में हम यहाँ पे इस भूलोक में हम शरीर के रूप में आते हैं। तो उसके बाद फिर हमारी आती है ब्लिस बॉडी। ब्लिस बॉडी में हम सिर्फ ये सब चीजें छूट जाती हैं। फिर ना कर्म रहता, ना हमारे प्रारब्ध, कुछ नहीं रहता। फिर हम आनंद से रहते हैं। आनंदमय कोश ये उससे भी विशाल है, क्योंकि आनंदमय कोश ही हमारे फिर कॉस्मिक बॉडी के साथ मिल जाता है, जहाँ पे हम हायर कॉन्शियसनेस और अपनी कॉन्शियसनेस को मिलाते हैं, कि इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को जहाँ पे मिलती है जब हम मेडिटेट करते हैं, और जब हम 10वें द्वार की तरफ चलते हैं, तो वो हमारी ब्लिस बॉडी और हमारी कॉस्मिक बॉडी का समन्वय हो रहा होता है, एक पूरी होती है, जहाँ पे हमें राधा जी दिखती हैं, राधा तत्व महसूस होता है। तो इस प्रकार से अ, हमने ये अपने 5 शरीर देखे, सीखे, और आज इतना ही करेंगे, क्योंकि बहुत